कैसे हो आप सब। आज हम कौन सी कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, वन पर्सन कंपनी। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज में देखा था कि बेसिक कंपनीज एक्ट में क्या टाइप्स है कंपनी के, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड द थर्ड वन इज वन पर्सन कंपनी। तब भी मैंने आपको बताया था टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, कंपनीज एक्ट इंट्रोड्यूस्ड न्यू टर्म दैट इज वन पर्सन कंपनी which is defined under section 2 clause 62 of Companies Act 2013। ये जो कंसेप्ट है ना वन पर्सन कंपनी का, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है नाम पढ़कर ही कि कोई एक पर्सन, एक बंदा भी अपनी कंपनी क्या कर सकता है, शुरू कर सकता है। जैसे हम लोगों ने देखा था पहले प्रीवियसली, प्राइवेट कंपनी शुरू करनी है तो आपको 2 लोग लगेंगे, पब्लिक कंपनी शुरू करनी है तो आपको 7 लोग लगेंगे। अगर एक सिंगल पर्सन को कंपनी शुरू करना है तो उसके पास में कोई ऑप्शन था क्या? नहीं। उसको कौन से बिजनेस एंटिटी में अपना बिजनेस फॉर्म करना पड़ता था, सोल प्रोप्राइटरशिप में। टू ओवरकम दैट और सिंगल पर्सन को भी इनेबल किया कि वो अपनी खुद की कंपनी फॉर्म कर सकता है। किसने? वन पर्सन कंपनी कंसेप्ट ने। ये कंसेप्ट इंडिया में लेट आया, 2013 एक्ट के साथ आया, बट इट वॉज ऑलरेडी देयर इन अदर कंट्रीज। बाकी कंट्रीज ने इसको ऑलरेडी रिकग्निशन दे दी थी, जैसे चाइना, यूके, यूएस, सिंगापुर, ये सारी कंट्रीज में ये कंसेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 62 क्या बोलता है? वन पर्सन कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज वन पर्सन एज मेंबर। ये ऑब्वियस है, ये हमको तो डेफिनेशन से समझ रहा है। ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ क्या है, एक पर्सन है। तो अब ये एक पर्सन है तो क्या है ये? एक पर्सन जो है वो कंपनी का क्या है, मेंबर है। एक पर्सन इज इक्वल टू वन मेंबर। ठीक है, तो वन पर्सन एज अ मेंबर, तो उस कंपनी में हमको समझ में आ रहा है कि क्या रहेगा, एक ही मेंबर रहेगा। ठीक है, नाउ रूल 3 ऑफ इनकॉर्पोरेशन रूल्स ने बताया है ये वन पर्सन जो है, ये जो पर्सन का टर्म है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन किया है कंपनीज एक्ट ने रूल 3 के अंदर। क्या बोलता है वो कि इफ यू वांट टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी यू मस्ट बी अ नेचुरल पर्सन। इसका मतलब क्या है? नेचुरल पर्सन मतलब जीता जागता इंसान, जैसे आप, मैं, जो वीडियो देख रहे हैं मेरा, आप, हम लोग मिलकर हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, ओपीसी फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे बताइए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड वांट्स टू इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी, कर सकती है क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। वो नेचुरल पर्सन है क्या? नहीं। ओनली नेचुरल पर्सन कैन इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, ओपीसी। ठीक है, देन सेकेंड कंडीशन क्या बोली है कि यू मस्ट हैव इंडियन सिटीजनशिप। उस पर्सन के पास में क्या होनी चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। तो मतलब इससे एक चीज क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? कि कोई भी फॉरेन नेशनल है, जो भी एक आधा कोई पर्सन है जिसके पास में कोई फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप है, तो वो इंडिया में ओपीसी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि ओनली इंडियंस, ओनली वी कैन इनकॉर्पोरेट ओपीसी इन इंडिया। देन थर्ड चीज क्या बोलता है वो, आप इंडियन सिटीजन तो हो, साथ में आपको और एक चीज भी फॉलो करनी है क्या, कि दैट यू मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया। यू शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट इन इंडिया हम लोगों ने काय में पढ़ा है, इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ा है कि 182 डेज फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए प्रीसीडिंग। बट कंपनी एक्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट है, डेफिनेशन इज ऑलमोस्ट सेम, बट वहाँ पे क्या, किसकी बात हुई है, फाइनेंशियल ईयर की। और कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, 1 कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी टू दिसंबर। मतलब रेसिडेंट इन इंडिया है कि नहीं। फॉर दिस डेफिनेशन वन पर्सन कंपनी यू हैव टू चेक कि वो पर्सन कैलेंडर ईयर में इंडिया के अंदर 182 डेज या उससे ज़्यादा का उसका स्टे था। अब मुझे आप एक बात बताइए, एक ऐसा पर्सन है, कोई यूके का पर्सन है, उसने ये कंडीशन पढ़ ली कि मुझे 182 डेज से ज़्यादा रहना है, तो मैं अपनी ओपीसी क्या कर सकता हूँ, फॉर्म कर सकता हूँ। तो उसने बोला चलो मैं 200 दिन रह लेता हूँ। वो 200 दिन इंडिया में इसने स्टे किया। नाउ ही वांट्स टू इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी, कैन ही डू सो? नो। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस, उसके पास में इंडियन सिटीजनशिप है क्या? नहीं। सी, दिस इज द क्यूमुलेटिव एलिजिबिलिटी कंडीशंस विच यू हैव टू सेटिस्फाई टू इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी। दैट आप नेचुरल पर्सन भी होना चाहिए, उसके साथ आपके पास इंडियन की सिटीजनशिप भी होनी चाहिए, उसके साथ में आप रेसिडेंट भी होने चाहिए। अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, वो नेचुरल पर्सन भी है,
उसके पास में इंडिया की सिटीजनशिप भी है और वो 182 डेज क्या, वो 365 डेज इंडिया में ही रहता है, बट फिर भी वो ओपीसी फॉर्म नहीं कर सकता। क्यों? अभी आप सोचेंगे ऐसा थोड़ी हो सकता है, अगर ये तीनों कंडीशंस आप फुलफिल कर देते हो तो वन कैन स्टार्ट द ओपीसी, बट फिर भी वो नहीं कर सकता दो ही इज कंप्लाइंग ऑल दी 3 कंडीशंस। क्यों? क्योंकि ओपीसी में स्पेसिफिकली माइनर को एक्सक्लूड किया है। माइनर कैन नॉट ओपन और इनकॉर्पोरेट ओपीसी, नॉर माइनर कर सकता है क्या? नहीं। तो आपको 4 चीज़ें चेक करनी है। अगर आपको कभी ओपीसी इनकॉर्पोरेट करनी है तो यू हैव टू चेक 4 कंडीशंस। एक तो वो पर्सन जो है वो माइनर होना चाहिए क्या, मेजर होना चाहिए, देन नेचुरल पर्सन भी होना चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप भी होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया भी होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी, और ये उसका क्या है, मीनिंग है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहेगा। इस कंपनी में क्या रहेगा, 1 मेंबर रहेगा, 1 पर्सन 1 मेंबर, मतलब दी बोथ आर सेम। जो एक पर्सन ही रहेगा वही कंपनी का क्या रहेगा, मेंबर भी रहेगा, ओनर भी वही रहेगा कंपनी का। कंपनी में डायरेक्टर भी 99% केसेस में कंपनी के डायरेक्टर भी सेम पर्सन ही रहता है, तो वही पर्सन कंपनी का मेंबर भी है, वही पर्सन कंपनी का डायरेक्टर भी है। अगेन अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये पर्सन जो है ये ओपीसी चला रहा था। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए की ओपीसी थी, अब मिस्टर ए की डेथ हो गई, अब क्या? हम लोगों ने तो देखा था कंपनी का फीचर है कि परपेचुअल सक्सेशन है, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, कंपनी का एग्जिस्टेंस क्या होता है, स्टिल कंपनी कीप्स गोइंग। तो फिर इस केस में क्या होगा, मिस्टर ए होल एंड सोल ऑफ द कंपनी, सोल मेंबर ऑफ द कंपनी, अब उसका ही डेथ हो गया, तो अब सी कंपनी एक्ट ने इस बात का भी ध्यान रखा है और उन्होंने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए इसी के साथ में, दैट इज नॉमिनी की। मतलब हम लोगों ने नॉमिनी कंसेप्ट जनरली हम लोग कहाँ देखते हैं, जब हम बैंक अकाउंट ओपन करने जाते हैं तब हमको वहाँ पर अपना नॉमिनी का डिटेल्स मेंशन करना पड़ता है कि आपके बाद में आपके साथ कुछ हो जाता है, आपके डेथ के बाद में आपका अकाउंट कौन हैंडल करेगा, कौन आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस देख पाएगा। तो उस केस में जनरली हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनी का नाम मेंशन करते हैं। तो सेम केस विद द ओपीसी, जब भी कोई पर्सन ओपीसी इनकॉर्पोरेट करेगा उस टाइम पे उसको क्या करना है, नॉमिनी का नाम भी देना है। मिस्टर ए ने अपने सन का नाम दे दिया। सी दीज कंडीशंस आर एप्लीकेबल फॉर नॉमिनी ऑल्सो, मतलब इट इज़ नॉट लाइक कि मिस्टर ए ने कंडीशंस फुलफिल कर दी तो चलो फॉरेन नेशनल को मैं नॉमिनी बना देता हूँ और ये शॉर्टकट से मैं फॉरेन नेशनल कंपनी का ओपीसी का सोल मेंबर बन जाएगा। नहीं, दीज कंडीशंस आर एप्लीकेबल फॉर बोथ द पर्सन हु इज इनकॉर्पोरेटिंग द ओपीसी और जो किसी कंपनी का नॉमिनी भी बन रहा है। तो आपको चारों कंडीशंस ध्यान में रखनी है। सी, और इस नॉमिनी का नाम आप कहाँ मेंशन करते हो, दैट इज हम लोगों ने देखा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट है। इन केस ऑफ ओपीसी देयर इज वन क्लॉज विच इज एडेड इन एमओए, दैट इज नॉमिनी क्लॉज। अंडर दिस क्लॉज you mention the name of the person who will look after the business after your death, मतलब वो पर्सन का डेथ हो जाएगा तो उसके बाद में वो काम कौन देखेगा, जिस भी पर्सन का नाम उस आप में मेंशन करोगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओपीसी एंड हाउ इट वर्क्स। लाइक अभी हम लिस्ट से कंक्लूड कर सकते हैं क्या, सी 1% कंपनी में क्या होता है, 1 शेयर होल्डर होता है। सी बहुत सारे स्टूडेंट्स एक और चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, क्या चीज़ है कि ओपीसी के लिए मिनिमम मेंबर कितना चाहिए, 1 चाहिए, एंड द मैक्सिमम नंबर इज ऑल्सो 1। ये कन्फ्यूजन क्यों होता है, प्राइवेट कंपनी में तो मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। तो इन केस ऑफ ओपीसी मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 1 ओनली, द कंपनी कैन हैव ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। ठीक है, ऑब्वियसली सिंगल ओनर है, वही कंपनी को रन करता है, वही कंपनी को मैनेज करता है, ही एंजॉयज द प्रॉफिट। ठीक है, प्लस सब में बड़ा बेनिफिट कि पर्सन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सोल प्रोप्राइटरी चूज 1% कंपनी। क्यों, सेपरेट लीगल एंटिटी। सिर्फ सोल प्रोप्राइटर और प्रोप्राइटर दे बोथ आर सेम इन द आइज ऑफ लॉ,
लेकिन बट इन केस ऑफ एन ओपीसी, द ओपीसी इज डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर कंस्टिट्यूटिंग इट, द बोथ एंजॉयज डिफरेंट लीगल स्टेटस। अभी सेपरेट लीगल स्टेटस है तो इसके साथ में इनको क्या बेनिफिट मिलता है, लिमिटेड लाइबिलिटी का। दीज आर द टू मेन रीजंस जिसके वजह से पीपल ऑप्ट फॉर ओपीसी इंस्टेड ऑफ क्या, सोल प्रोप्राइटरी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब लाइबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू पे। इन केस ऑफ एन ओपीसी द लाइबिलिटी इज लिमिटेड। हम लोगों ने लिमिटेड लाइबिलिटी देखा था, इफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स तो उनका लाइबिलिटी कितना रहेगा, कितना रहेगा, ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। इफ द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप तो लाइबिलिटी क्या रहेगा, 0 रहेगा। इफ द ओपीसी इज लिमिटेड बाय गारंटी तो जितनी गारंटेड अमाउंट है उतना रहेगा। ओनली इफ द 1% कंपनी इज अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो उस केस में ही मेंबर का लाइबिलिटी डिफाइंड नहीं रहेगा। अदरवाइज 1% कंपनी एंजॉयज लिमिटेड लाइबिलिटी स्टेटस। इसका हम लोगों ने देखा था मतलब कि अगर कभी कंपनी को लॉस होता है या उसका डेट जो है वो ज़्यादा होता है तो कंपनी वो पर्सन से बोल सकती है क्या, यू पे ऑन माई बिहाफ, नो, सिंस दे बोथ आर डिफरेंट इन द आइज ऑफ लॉ प्लस दे आर एंजॉइंग द लिमिटेड लाइबिलिटी फीचर। अगेन ऑब्वियसली इसके कंप्लायंसेस क्या होते हैं, कम होते हैं कंपैरेटिवली। मैंने बताया था स्मॉल कंपनी केस में भी सी ओपीसी का मेन पर्पस क्या था कि जो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ है, जो स्मॉल बिजनेसमैन है, उनके लिए ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस की थी। तो ऑब्वियसली इनको जो कंप्लायंसेस है वो भी लेस रखे ताकि इनका कॉस्ट भी सेव हो और इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कंप्लायंसेस दे कैन फोकस ऑन देयर ग्रोथ। सो दिस इज ऑल अबाउट 1% कंपनी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन। डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय बाय।